Assalamu alaikum. It's Khan Digital Nursing Academy and today we are going to discuss the cholinergic antagonist. Cholinergic antagonist ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आपके cholinergic रिसेप्टर्स को जाकर ब्लॉक करती हैं और या फिर किसी भी मॉडिफिकेशन के थ्रू एसिटाइलकोलिन के या cholinergic न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनके इफेक्ट को वो अपोज करती हैं या ब्लॉक कर देती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट आर द एजेंट्स दैट बाइंड टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब वो रिसेप्टर्स जो हैं वो रिसेप्टर्स मस्कुलिनिक भी हो सकते हैं और वो रिसेप्टर्स निकोटिनिक भी हो सकते हैं। तो इन दोनों को या दोनों में से किसी एक को ब्लॉक कर सकती हैं ये ड्रग्स। और मेन काम इन्होंने क्या करना है, एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट्स को ब्लॉक करना है और इस तरह से ये काम करेंगी। अब ये ब्लॉक जो होता है वो कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है और नॉन कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है। जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं उनको हम तीन मेन जो क्लासेस हैं उनमें क्लासीफाई करते हैं। उनमें से एक ड्रग होंगी जो कि सिर्फ मस्कुरिनी को करेंगी, जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी उनको हम कहेंगे एंटी मस्कुरिनिक। कुछ ऐसी जो होंगी जो सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, ठीक है, जो कि गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होंगे। और कुछ यानी कि जो एन वाले रिसेप्टर्स होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होंगी। तो एंटी मस्कुलिनिक के अंदर दो ड्रग्स आएंगी, एट्रोपिन स्कोपोलामाइन। उसके बाद निकोटिनिक के अंदर जो होंगी वो सिर्फ हमारे पास कोकेन आती है, ठीक है। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के अंदर दो क्लासेस होंगी, एक नॉन डीपोलराइजिंग और एक डीपोलराइजिंग। इन तीनों क्लासेस को हम वन बाय वन जो है वो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं, जिसमें है कि एंटीकोलिनर्जिक दीज आर द ड्रग्स दैट ब्लॉक मस्कुरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। उनको हम क्या कहेंगे, दे आर द कोलिनर्जिक एजेंट्स या कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब इसमें से स्पेसिफिकली जो मस्कुरिनिक को करेंगी वो एंटी मस्कुरिनिक होंगी और इन्हीं को हम जो पैरासिम्पथेटिक को इन जनरल यानी कि मस्कुरिनिक और निकोटिनिक को मिलाकर या गैंग्लियन को भी उसी के अंदर इंक्लूड करके तो जो जनरल होंगी उनको हम पैरासिम्पैथोलिटिक कहेंगे, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या उसके जो इफेक्ट्स हैं उसको ब्लॉक कर रही हैं, उनको हम कहेंगे कि पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स होंगी, ठीक है। उसके बाद मिड्रियासिस, हमने मियोसिस पढ़ा था कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर। जितनी भी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स होती हैं वो सारी क्या कराती हैं, मियोसिस यानी कि पीपल की कंस्ट्रक्शन कराती थी वो। और जितनी भी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट होती हैं वो मिड्रियासिस कराती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स। और उसके बाद साइक्लोप्लेजिया होता है। साइक्लोप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके जो आई के सेल्स होते हैं, आई के जो मसल्स होते हैं वो अकोमोडेट नहीं कर पाते फॉर द नियर और फार विजन। बट साइक्लोप्लेजिया के अंदर वो मोस्टली नियर विजन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नियर विजन के लिए हमें अकोमोडेशन चाहिए होती है वो लॉस हो जाती है। तो साइक्लोप्लेजिया इट्स द लॉस ऑफ अकोमोडेशन फॉर नियर विजन। एट्रोपिन फ्लश ये होता है कि जब आप एट्रोपिन जब एडमिनिस्टर करते हो और उसकी वजह से जो आपकी सबकट फैट जो होती है उसके अंदर जब वेजो डायलेशन हो जाती है तो आपकी स्किन रेडिश सी हो जाएगी, उसके अंदर फ्लशिंग हो जाएगी, ब्लड सेल्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को कहते हैं एट्रोपिन फ्लश, जो कि एट्रोपिन एडमिनिस्टर करने के बाद होती है। एक लोकल किस्म का इफेक्ट होता है। उसके बाद एट्रोपिन फीवर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एट्रोपिन जो है वो एक कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। तो जो एंटागोनिस्ट होती है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो ड्रग होती है वो हमारी जो सेक्रीशंस होती हैं, स्पेशली जो स्वेट ग्लैंड्स की होती हैं, उनको वो ब्लॉक करती है। क्योंकि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में हमने देखा था कि सारे जो ड्रग्स हैं वो क्या कर रही थी, वो सेक्रीशंस करा रही थी, सलाइवेशन करा रही थी, टेयरिंग करा रही थी, उसके बाद स्वेटिंग करा रही थी। तो एट्रोपिन जो है वो क्योंकि इसका एंटागोनिस्ट है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का, तो एट्रोपिन की वजह से ये होगा कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो होंगे ना उनकी सेक्रीशन ब्लॉक हो जाएगी। जब वो ब्लॉक हो जाएगी तो फिर वो जो हीट स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू डेसिपेट हो रही थी, हमारी बॉडी से आउट हो रही थी, वो आउट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हीट अंदर ही अकोमुलेट होती रहेगी बॉडी के अंदर और उसकी वजह से बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होगा वो हाई हो जाएगा और उस कंडीशन को हम कहेंगे कि हाइपरथर्मिया हो जाएगा। जीरोस्टोमिया वही कि सलाइवेशन नहीं हो रही है क्योंकि हम एंटागोनिस्ट दे रहे हैं। तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं वो सलाइवेशन को इनहिबिट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें ड्राइनेस इन माउथ होगी, ठीक है, हमारी ओरल कैविटी के अंदर ड्राइनेस हो जाएगी। डीपोलराइजिंग ब्लॉकेट होता है एक ऐसा ब्लॉकेट होता है कि जिसके अंदर आपके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते, लाइक वो रिलैक्सेशन की स्टेट के अंदर पड़े रहते हैं और वो पैरालाइज हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस, जिसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स स्टेट के अंदर होते हैं, वो अपनी डीपोलराइज स्टेट के अंदर आते ही नहीं हैं। और डीपोलराइजिंग ब्लॉकेट होता है जिसके अंदर आपके जो मसल्स होते हैं वो
कॉन्टीन्यूस डीपोलराइजेशन, कॉन्टीन्यूस कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक टाइम आता है जब वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, वो मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं और उसके बाद वो ब्लॉक हो जाते हैं, हमारे मसल्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो जो ड्रग्स ये वाला काम कराती हैं परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन के बाद जो पैरालिसिस कराती हैं वो डीपोलराइजिंग एजेंट्स होती हैं, डीपोलराइजिंग ड्रग्स होती हैं। और वो ड्रग्स जो कि डीपोलराइजेशन कराती ही नहीं है डायरेक्ट, वो क्या करती हैं कि आपके मसल रिलैक्स हैं, वो रिलैक्स स्टेट के अंदर ही पड़े रहेंगे, वो डीपोलराइजेशन स्टेट के अंदर जाएंगे ही नहीं, तो वो फ्लैसिड पैरालिसिस कराती है। और उन ड्रग्स को हम कहते हैं नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, क्योंकि आपको मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है ना तो सबसे पहले उसने डीपोलराइजिंग स्टेट के अंदर जाना है, फिर वहाँ से उसने डीपोलराइजेशन स्टेट के अंदर आना है। उसके बाद कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर्स हैं, ये प्रेलिडोक्साइम वगैरह की बात हो रही है जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद यानी कि कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर वो वाली ड्रग्स होती हैं जो कि कोलिनेस्ट्रेज को दोबारा से बनाती हैं, उसकी दोबारा से सिंथेसिस कराती हैं। और ये किस कंडीशन में था, जब हम ऑर्गेनोफॉस्फेट को पेशेंट इंजेस्ट कर लेता है और उसके फिर जो होते हैं उसका जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम वो इरिवर्सिबली परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, तो फिर उसको रीजनरेट करने के लिए हम प्रेलिडोक्साइम देते हैं ताकि एसिटाइलकोलिन जो ज़्यादा हो गया था ना ऑर्गेनोफॉस्फेट इंजेस्ट करने के बाद, वो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन जो हाई हो गई थी उसको हम लो करने के लिए कोलिनेस्टेरेज को रीजनरेट कराते हैं ताकि वो जो हाई लेवल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन है उसको कम करे थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन। उसके बाद आगे है सैमा और लामा, दीज आर द शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट जिसके अंदर इप्राट्रोपियम है, और लेमा है लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट जिसके अंदर 3 ड्रग्स हैं। ठीक है, इन सारी को हम बारी बारी पढ़ेंगे। फैसिकुलेशंस होती हैं जिसके अंदर आपका मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और उसके बाद वो ट्विच हो जाता है। ठीक है, उसको हम फैसिकुलेशंस कहते हैं। मीन्स कि आपका मसल जो है उसकी कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन होती रहती है और उसके बाद फिर वो मसल ट्विच हो जाता है, आपको उसके अंदर मसल ट्विचिंग हो जाती है। और एजिंग ये ऑर्गेनोफॉस्फेट का कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ चुके थे कि जब फॉस्फोराइलेटेड कोलिनेस्टेरेज में से अल्काइल ग्रुप रिमूव हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि अब इस एंजाइम की एजिंग हो गई है। क्लासिफिकेशन हम पहले लिपिन कॉड की पढ़ लेते हैं। इसमें पहले है एंटी मस्कुरिनिक है, जिनकी वो वाली ड्रग्स जो सिर्फ मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, वो उनको हम क्या कहेंगे, एंटी मस्कुरिनिक एजेंट्स। उसके अंदर अब डिफरेंट ड्रग्स हैं। एट्रोपिन है, एट्रोपिन के मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं, आपके सीवीएस पर उसके इफ़ेक्ट्स हैं, आपकी आइज़ पर हैं, आपके गट पर हैं। ठीक है, तो उसके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनके सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पर इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि ये वाले जो ड्रग्स हैं। उसके बाद हम साइक्लोपेंटालेट्रो, इनका भी आपकी आइज़ पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसके बाद ग्लाइकोपाइरोलेट ग्रैनिल, इन सारे ड्रग्स को हम बारी बारी पढ़ेंगे, बट ये सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमारे काम के हैं, बाकी सारी एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं। उसके बाद ये एक क्लास हो गई एंटी मस्कुरिनिक की। सेकंड वन इज़ एंटी निकोटिनिक, जिसके अंदर सिर्फ एक ही ड्रग आएगी जो कि कोकेन होती है, जो क्या करती है आपको निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। हमें पता है कि जो कि हमारे गैंग्लियॉन्स को ब्लॉक करती है बेसिकली, और हमें पता है कि जो गैंग्लियॉन्स होते हैं, ये जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे पूरे होते हैं, हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर भी होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर भी होते हैं। तो ये वाले ब्लॉकर्स होंगे, एंटी निकोटिनिक या गैंग्लियॉनिक ब्लॉकर्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो जाकर हमारे पैरासिम्पैथेटिक और हमारे सिंपैथेटिक दोनों सिस्टम्स के जितने भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, एनएन रिसेप्टर्स हैं, उनको ब्लॉक कर देंगी कॉम्पिटेटिवली, यानी कि उनकी एक्टिव साइड पर जाके लग जाएंगे। और उसके बाद लास्ट वाले हमारे पास है कि एंटी निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। उसके अंदर हमने अभी पढ़ी थी 2 क्लासेस, एक नॉन डीपोलराइजिंग होते हैं, दूसरे डीपोलराइजिंग होते हैं। जो नॉन डीपोलराइजिंग होते हैं उसके अंदर ये सारे ड्रग्स आएंगे, ट्यूबोक्यूरारिन, सिस एट्राक्यूरियम, रोक्यूरेनियम, वीक्यूरेनियम। उसके बाद जो डीपोलराइजिंग है उसके अंदर एक ही ड्रग है हमारे पास, सक्सिनाइलकोलिन। तो अभी हम पढ़ेंगे एंटी मस्कुरिनिक ड्रग्स। ये नीचे कैटसन की क्लासिफिकेशन दी हुई है, बट मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो लिपिन कॉड की, क्योंकि जो पेपर है वो सारा वो लिपिन कॉड से आता है, बट फिर भी हम कैटसन क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। एंटी मस्कुरिनिक, इसके अंदर एट्रोपिन है, एट्रोपिन टर्शरी अमाइन है, इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन में जाएगी, और जब आप हाई डोजेस दोगे एट्रोपिन की तो फिर ये आपके सीएनएस के टॉक्सिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद एंटी मस्कुरिनिक जो है, जो एट्रोपिन है ये नॉन सिलेक्टिव होता है, इसीलिए इसके मल्टीपल ऑर्गन्स और मल्टीपल एरियाज ऑफ द बॉडी पे इफेक्ट आते हैं, आपकी गट पे, आपकी आइज़ पे, आपके हार्ट पर, इस तरह के। तो ये नॉन सिलेक्टिव होता है, जो एट्रोपिन होती है ये नॉन सिलेक्टिव होती है। उसके बाद एंटी मस्कुरिनिक जो सिलेक्टिव होती है उसके अंदर ट्रेलेंजिपिन आती है, और
ये पेप्टिक अल्सर के अंदर ड्रग यूज़ होती है। अभी हम एक और जब एट्रोपिन को पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे अल्सर्स के रिलेटेड। उसके बाद है एंटी मस्कुरिनिक M3 सिलेक्टिव M3। हमें पता है कि आपके जितने भी स्मूथ मसल्स हैं उसके अंदर पड़ी होगी, तो आपके ब्लैडर के अंदर होगी, आपके गट के अंदर होगी, आपकी आइज़ के अंदर होगी, तो ये मल्टीपल जगहों पर काम करेगी। उसके बाद गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं, उसके बाद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं नॉन डीपोलराइजिंग और डीपोलराइजिंग। तो मेन इसमें से सिर्फ 3 क्लासेस हैं। एंटी मस्कुरिनिक, उसमें आपको नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, बस एट्रोपिन का याद रखने के ये नॉन सिलेक्टिव है। दूसरी क्लास हमारे पास है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और तीसरी है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। तो इंपॉर्टेंट यही तीनों हैं। उसके बाद अब हम आते हैं ड्रग्स पर। ये दोबारा सारी वही बातें लिखी हुई हैं। एंटी मस्कुरिनिक एजेंट्स, दीज आर द एजेंट्स दैट ब्लॉक द मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स। और उससे क्या होगा, उससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की इनहिबिशन हो जाएगी। और जब अगर आप किसी ऐसे ऑर्गन की या किसी ऐसे एरिया के अंदर एट्रोपिन जाके एक्ट कर रही है जिसको डुअल इनर्वेशन जा रही है, पैरासिम्पैथेटिक की भी और सिम्पैथेटिक की भी, तो जब आप पैरासिम्पैथेटोलिटिक्स देंगे ना, यानी कि ऐसे ड्रग्स देंगे जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तो शट डाउन हो जाएगा उस टाइम पे। लेकिन अगर उस ऑर्गन को साथ सिम्पैथेटिक की भी इनर्वेशन जा रही है, तो जब पैरासिम्पैथेटिक शट डाउन हो जाएगा तो फिर सिम्पैथेटिक का वहाँ पे इफेक्ट जो है वो प्रीडोमिनेंट हो जाएगा। तो जो एंटी मस्कुरिनिक एजेंट्स हैं ये सिर्फ मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स पे काम करेंगी। दे डू नॉट ब्लॉक द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, बट सम हाउ जब आप एट्रोपिन को हाई डोजेस पे देते हो तो फिर वो अ लिटिल बिट निकोटिनिक इफेक्ट देती है, बट जनरली ये मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। उनमें सबसे पहले है एट्रोपिन। एट्रोपिन का आपने याद रखना है कि इट्स अ टर्शरी अमाइन। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये आपके CNS के अंदर जाएगी, ठीक है, ये आपको इफेक्ट देगी। उसके बाद है इसको हम एट्रोपा बेलाडोना से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव होती हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। टर्शरी अमाइन है, इसका मतलब है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर जाएगी। मैकेनिज्म इसका क्या होता है कि ये ऑल मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स जो कि M1 2 3 4 5 सबको ब्लॉक कर देगी। और क्या होगा के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट नहीं होने देगी। जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स होंगे वहाँ पे जाके बाइंड तो कर जाएगी, बट उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट नहीं होने देगी। और उससे क्या होगा फिर वहाँ पर, क्योंकि एट्रोपिन अब वहाँ पर आ चुकी है, ये रिसेप्टर है फॉर एग्जांपल आपका ये रिसेप्टर है, अब यहाँ पे आके अगर एट्रोपिन लग गई है तो फिर यहाँ पर एसिटाइलकोलिन जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एसिटाइलकोलिन अब काम नहीं कर सकता। अब यहाँ पर कौन काम करेगा, एट्रोपिन काम करेगा, ओके। इसके बाद है इसके इफ़ेक्ट्स किस किस पर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि ये मस्कुरिनिक है और ये नॉन सिलेक्टिव है, तो ये हर एरिया के अंदर जाके काम करेगी। आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर स्मूथ मसल्स है ब्रोंकियल, उन पे जाके एक्ट करेगी। सिलिवरी ग्लैंड्स पे एक्ट करेगी, स्वेट ग्लैंड्स पे करेगी, हार्ट पे करेगी, आइज़ पे, गट पे, ब्लैडर पे। तो जहाँ जहाँ पे आपके जो रिसेप्टर्स पड़े हैं मस्कुरिनिक, वहाँ वहाँ जाके एट्रोपिन अपना इफेक्ट देगी। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में यह है कि आप इसको ओरली दो तो ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर में भी जाएगी। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर के अंदर होगा। हाफ लाइफ इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इसकी हाफ लाइफ है, ये 4 आवर्स की होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है ये इसका 7 to 14 डेज़ रहता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑफ्थैल्मिक यूज़ इसका नहीं करते, क्योंकि एक पेशेंट जिसको आप एट्रोपिन दे रहे हो और अगर उसकी जो वो मिड्रियाटिक इफेक्ट है वो 1 हफ्ते से 2 हफ्तों तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि वो उस पेशेंट के अंदर आपको तो शॉर्ट टर्म के लिए मिड्रियाटिक इफेक्ट चाहिए ना, जब तक आपको ऑफ्थैल्मिक एग्जामिनेशन करनी है उस पेशेंट की। तो जब इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक ड्रग का आएगा तो आप जाहिर सी बात है उस ड्रग को यूज़ नहीं करोगे। वो पेशेंट मिड्रियाटिक इफेक्ट लेकर 2-2 हफ्ते तो नहीं घूमता रहेगा ना, उसकी सारी सोशल लाइफ और वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद एट्रोपिन का अब हम बारी बारी हर एरिया के ऊपर इफेक्ट देख लेते हैं। आइज़ के अंदर ही क्या करेगी, मिड्रियासिस कराएगी, यानी कि पिपल्स की डायलेशन कराएगी, ठीक है। कैसे कराएगी, स्फिंक्टर को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। उसके बाद आइज़ के अंदर एक और इसका काम होता है साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया में पहले बताया है कि इट इज़ द लॉस ऑफ अकोमोडेशन फॉर नियर विजन। तो अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हो एट्रोपिन दे रहे हो तो उसको मिड्रियाटिक इफेक्ट भी आएगा और साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट भी आएगा, और ये कब तक रहता है, 2 हफ्तों तक रहता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑफ्थैल्मिक यूज़ के अंदर एट्रोपिन के अलावा और ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो कि हम अभी हमने पढ़ा था कि ट्रोपिकामाइड की जो ड्रग्स होते हैं
ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट्स होती हैं, इनको मोस्टली यूज़ करते हैं ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए, क्योंकि इनका जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, 24 आवर्स का होता है, और जो एट्रोपिन को होता है आइज़ पर वो थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है। हार्ट पे इसका ना दो तरह से इफेक्ट होता है। हार्ट के ऊपर अगर आप एट्रोपिन लो डोजेस के अंदर दे रहे हो तो उस टाइम पर जो एट्रोपिन होगी ना वो ब्रैडीकार्डिया कराएगी, लेकिन अगर आप हाई डोजेस के अंदर दे रहे हो तो फिर क्या होगा, फिर वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कराएगी। अब वो कैसे कराएगी, इसका ना एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ है कि जी लो डोजेस के ऊपर स्लाइट ब्रैडीकार्डिया कराती है, कैसे, M1 रिसेप्टर्स को। अगर आपके पास आ जाए ना कि एट लो डोजेज एट्रोपिन एक्ट्स ऑन विच रिसेप्टर्स M1, और हाई डोजेज में वो M2 पे करती है। अब काम कैसे करती है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सिनेरियो देखें जिसके अंदर क्या है, M1 रिसेप्टर है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एट्रोपिन। अब इसके अंदर ये होगा कि जो आपका M1 रिसेप्टर है उसके अंदर उसका इनहिबिटरी इफेक्ट जो होगा ना वो उस टाइम पे प्रोलॉन्ग होगा, और क्या होगा, एसिटाइलकोलिन उस टाइम पे कम रिलीज़ हो रहा होगा। एसिटाइलकोलिन के लेवल्स कम होंगे तो हमने कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि एसिटाइलकोलिन जो होगा वो अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हार्ट रेट कम होगा उतना। एसिटाइलकोलिन यानी कि जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है वो जितना ज़्यादा होगा तो ब्रैडीकार्डिया उतना ज़्यादा होगा, हार्ट रेट कम होगा। लेकिन अगर एसिटाइलकोलिन के लेवल्स कम होंगे तो इसका मतलब है कि हार्ट रेट थोड़ा बेहतर होगा, ब्रैडीकार्डिया वाली कंडीशन नहीं होगी। तो अगर एसिटाइलकोलिन जो है वो कम है तो इसका मतलब है कि ब्रैडीकार्डिया अभी नहीं हुआ पेशेंट को, ठीक है, वो नॉर्मल है, उसका हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, और एक दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं कि जिसके अंदर आपने पेशेंट को अब एट्रोपिन दे दिया। अब अगर आपने पेशेंट को एट्रोपिन दे दिया तो एट्रोपिन क्या करेगी, जाकर एट्रोपिन जाकर वो जो इनहिबिटरी इफेक्ट था ना M1 रिसेप्टर का, जो अभी हमने पढ़ा कि M1 रिसेप्टर पे उस टाइम पे इन द एब्सेंस ऑफ एट्रोपिन उस पर इनहिबिटरी इफेक्ट आ रहा होता है। तो क्या होगा, अगर आप एट्रोपिन दे देंगे पेशेंट को तो फिर ये होगा कि वो जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक्स द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा कि M1 रिसेप्टर्स होंगे, उनका जो इनहिबिटरी इफेक्ट था वो ब्लॉक हो जाएगा। तो जब उनका इनहिबिटरी इफेक्ट, यानी कि इनहिबिटरी इफेक्ट का मतलब ये कि वो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ जो कम हो रहा था ना पहले, उसका रिलीज़ जो इनहिबिट हो रहा था वो इनहिबिटरी इफेक्ट ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो सकता है। तो जब वो रिलीज़ होगा तो उसके लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। जब एसिटाइलकोलिन के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें पता है कि एसिटाइलकोलिन का जो ज़्यादा रिलीज़ होता है वो ब्रैडीकार्डिया कराता है, वो एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट हमें देता है। तो फिर क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे और ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा। तो ये एक कंपैरिजन है कि एट्रोपिन लो डोजेस पर और ये सारा कुछ हो रहा है एट लो डोजेस, ठीक है। एट लो डोजेस के अंदर क्या होगा कि अगर एट्रोपिन नहीं है तो क्या होगा, M1 का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो मेंटेन रहेगा, और वो इनहिबिटरी इफेक्ट क्या कराता है, एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को कम कराता है। जब एसिटाइलकोलिन लेवल कम होते हैं तो आपका हार्ट रेट जो होता है वो नॉर्मली जैसे बेस लाइन कर चल रहा होता है वैसे ही होता है, ब्रैडीकार्डिया नहीं होता। लेकिन जब आप एट्रोपिन दे दोगे पेशेंट को तो वो जो इनहिबिटरी इफेक्ट था वो ब्लॉक हो जाएगा और एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ होगा, उसके लेवल्स हाई हो जाएंगे। जब उसके लेवल्स हाई हो जाएंगे तो वो ब्रैडीकार्डिया करा देगा। दैट इट इज़ दैट सिंपल। उसके बाद हम देखते हैं कि हाई डोजेस पे ये कैसे टैकीकार्डिया कराता है, क्योंकि जब एमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं और उनका जो बीपी होता है वो बिल्कुल ड्रॉप होता है, हार्ट रेट बिल्कुल कम होता है, तो उस टाइम पे उनको हम एट्रोपिन देते हैं। तो एट्रोपिन जो होती है वो हाई डोजेस पे हम देते हैं। वो टैकीकार्डिया कैसे कराती है कि M2 जो रिसेप्टर्स होते हैं ऐसे नोड पे जो फायरिंग कर रहे होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देगा, और मेनली ये विगल जो स्टिमुलेशन होती है ना उसको इनहिबिट करता है। अब हमारी हार्ट को जो विगल नर्व की स्टिमुलेशन जा रही होती है ना वो हार्ट रेट को कम कर रही होती है।
तो वेगल स्टिमुलेशन जो होगी ना, उसको ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा एट्रोपिन जाकर, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। उसके बाद है ब्रोंक्यूल्स पे इसका क्या इफेक्ट होता है, ये ब्रोंको डायलेशन कराता है M3 रिसेप्टर्स पर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इस वजह से हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, COPD के अंदर और एस्थमा के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं एट्रोपिन को, क्योंकि ये ब्रोंको डायलेटरी इफेक्ट मिलता है। गट पे इसका क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि ये एंटागोनिस्ट है, कोलिनेरिक एंटागोनिस्ट है। हमने पढ़ा था कि जो एगोनिस्ट होते हैं वो क्या कराते हैं, वो मोटिलिटी को ज़्यादा कराते हैं, सेक्रीशंस को ज़्यादा कराते हैं, तो उनके इफेक्ट को ये अपोज करता है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन क्या कराएगा, ये मोटिलिटी को कम करेगा, सेक्रीशंस को भी कम करेगा और रिलैक्सेशन कम करा देगा। तो ये इस तरह के इफेक्ट देगा गट के ऊपर। ब्लैडर की ये रिलैक्सेशन करा देगा, जो टेंशन कराएगा। यानी कि जो जो इफेक्ट्स कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के ऑपोजिट है ना, वो सारे के सारे एट्रोपिन कराएगा। उसके बाद है सिलिवरी ग्लैंड्स के ऊपर के वो जीरोस्टोमिया कराएगा। स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर क्या कराएगा, एनहाइड्रोसिस करा देगा, यानी कि स्वेटिंग नहीं होने देगा। तो जब स्वेटिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा, हीट जो होगी वो डेसिपेट नहीं होगी बॉडी से बाहर नहीं जाएगी। जब बॉडी से बाहर नहीं जाएगी तो फिर टेम्परेचर राइज होगा अंदर, कोर टेम्परेचर बढ़ेगा और उससे हाइपरथर्मिया होगा। लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर भी होगा, टेयरिंग कम होगी। CNS के अंदर रिसीडेशन कराएगा हाई डोजेस पर। रेस्टलेसनेस, एमनीजिया मतलब कि आपको जो उस टाइम पीरियड के अंदर जब तक वो ड्रग का इफेक्ट रहता है तो आपको चीज़ें भूल जाती हैं, आपको नहीं पता होता कि उस टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ था, ठीक है। एमनीजिया कराता है, हेलुसिनेशंस कराएगा, यानी कि आपको हेलुसिनेशंस होंगी, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, सुनाई देंगी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, जो कि इन रियल लाइफ नहीं है। ब्लड वेसल्स के अंदर ये वेजोडाइलेटरी इफेक्ट देगा और फ्लशिंग वगैरह कराएगा, बट टॉक्सिक डोसेस पर, नॉर्मल थेरेप्यूटिक पे नहीं कराएगा। इसके बाद है कि जी ये इसकी डोजेस लिखी हुई हैं। लो डोजेज होती है 0.5 mg और हाई डोज होती है 5 mg। उसके बाद एट्रोपिन के इफेक्ट कौन कौन से होते हैं वो इनमें, अब वो जो ऊपर सारे लिखे होंगे ना उसके जनरल इफेक्ट है, बट अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो आप उसके अंदर सिर्फ ये वाला आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑप्थेल्मिक यूज़ के अंदर मेट्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया दोनों कराता है। एंटीस्पेस्मोडिक, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक इफेक्ट है कि ऐसे पेशेंट जिनकी जो गट है वो उसके स्मूथ मसल्स उनको पैरालिसिस हो गया, ठीक है, तो उन पेशेंट्स के अंदर आप एंटीस्पेस्मोडिक के तौर पर एट्रोपिन को दे सकते हो। ब्रेडिकार्डिया अगर है पेशेंट को तो आपने उसको एट्रोपिन देनी है हाई डोजेस पर, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो उसके बहुत ज़्यादा सलाइवा सेक्रीट हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से आप गट ब्लॉक हो गई है या फिर आपको ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर करो जिसके अंदर आप नहीं चाहते हो कि भी सलाइवेशन हो या भी सेक्रीशन हो किसी भी ग्लैंड की, तो आप उन सेक्रीशन को रोकने के लिए भी एट्रोपिन दे दोगे। उससे क्या होगा, एंटी सेक्रेटरी इफेक्ट आएगा और वो जो सर्जरी का प्रोसीजर होगा वो ईजिली परफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर पढ़ा था, जब हम फाइजोस्टिगमीन और नियोस्टिगमीन और ये सारा पढ़े, तब हमने पढ़ा था कि आप अगर उनकी हाई डोजेज हो जाए या टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम उसको ओवरकम करने के लिए उसके एंटीडोट के तौर पे एट्रोपिन दे सकते हैं। तो सेम ऐसे ही होगा, एट्रोपिन जो होती है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो पॉइजनिंग होती है उसके अंदर यूज़ होती है। तब हमने पढ़ा था कि अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट इंजेस्ट कर लिया पेशेंट ने तो उसके एंटीडोट में हम एट्रोपिन देते हैं, प्रेलिडोक्साइम देते हैं, डायज़ेपैम देते हैं और सपोर्टिव केयर देते हैं साथ। तो एक एट्रोपिन का यूज़ ये है कि एंटीडोट के तौर पर यूज़ होता है। उसके बाद मोशन सिकनेस के अंदर एट्रोपिन का इतना रोल नहीं है, बट उसके अंदर स्कोपोलामाइन है जो कि हमारी नेक्स्ट ड्रग है। ओके, इट वाज ऑल अबाउट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक इसका क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एट्रोपिन इज़ नॉट यूज्ड और इज स्ट्रांगली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द चिल्ड्रन बिकॉज इट कॉजेज द हाइपरथर्मिया, जब और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जब आपका कोर टेम्परेचर 42 डिग्री तक जा रहा है, 37 कहाँ और 42 किधर, तो उस वजह से फिर क्या होता है, उस वजह से डेथ हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर आप जो है वो एट्रोपिन नहीं दे सकते हो, ठीक है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के अंदर नहीं दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपका हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि लैक्रिमेशन नहीं हो रही, टेयरिंग नहीं हो रही है, सलाइवेशन नहीं हो रही, तो कोई भी सेक्रेशन जो है वो बाहर नहीं आ रही। तो अगर एक पेशेंट जिसका इंट्राओकुलर प्रेशर पहले ही राइज हुआ हुआ है तो हम तो यही चाहेंगे ना कि उसकी ड्रेनेज हो, लेकिन अगर आप एक ऐसी ड्रग दे रहे हो जो कि उसकी ड्रेनेज को ब्लॉक करे, जो कि सेक्रेशन नहीं होने दे रही है, तो फिर क्या होगा,
वो और वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के अंदर हम एट्रोपिन नहीं देंगे, बीपीएच के अंदर भी नहीं देंगे, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि ये यूरिनेशन को स्टॉप करती है, एट्रोपिन यूरिनरी रिटेंशन कराती है। तो बीपीएच के पेशेंट जिनके अंदर पहले ही नैरोइंग हुई होती है यूरेथ्रा की, उनके अंदर हम एट्रोपिन नहीं देंगे, क्योंकि वो तो और यूरिनेशन को इनहिबिट करेगी और इन्फेक्शन कॉज कर सकती है और यूरिनरी रिटेंशन कॉज कर सकती है। चिल्ड्रन के अंदर हाइपरथर्मिया की वजह से नहीं देंगे और टैकीरिथमिया की वजह इसलिए नहीं देंगे इन पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि ये हार्ट रेट को बढ़ाएगी एट हाई डोजेस, ठीक है। तो इसकी वजह से एरिथमियाज हो सकते हैं, तो हम एट्रोपिन जो है वो इन पेशेंट्स के अंदर नहीं दे सकते जिनको एरिथमिया होंगे एट हाई डोजेस। ओके हो गया, दैट वाज ऑल अबाउट एट्रोपिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी काउंटर इंडिकेशंस। स्कोपोलामाइन के बारे में आपने मेन एक चीज़ याद रखनी है, बट इसके यूजेस आ सकते हैं, ठीक है, इसके एक्शंस आ सकते हैं कि ये मोशन सिकनेस like it is specific and it is a significant feature of scopolamine कि ये आप इसको मोशन सिकनेस के अंदर दोगे। आप इसको रिलेट करके भी याद रख सकते हो, अगर आप में से किसी को भी ऐसा मसला होता है कि वो ट्रैवल करते हैं तो उनको वॉमिटिंग होने लग जाती है, तो आप उसको प्रोफाइलेक्टिकली दे सकते हो, यानी कि अभी सिम्टम आई नहीं है बट आप जाने से पहले स्कोपोलामाइन जो है उसको आप खा लो, तो क्या होगा, आपको नोज़िया वॉमिटिंग जो होगी वो ट्रैवलिंग के दौरान नहीं होगी। तो स्कोपोलामाइन जो वो टर्शियरी माइन है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगी, सीएनएस के अंदर जाएगी और थेरेप्यूटिक डोजेस के ऊपर सीएनएस। इसका और एट्रोपिन का एक मेन डिफरेंस ये है कि एट्रोपिन हाई डोजेस पर सीएनएस इफेक्ट देती है, बट स्कोपोलामाइन जो है वो लो डोजेस पर भी सीएनएस टॉक्सिसिटी कराती है। एक्शन इसका क्या है कि एंटी मोशन सिकनेस है, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, सिडेशन कॉज करती है यानी कि ड्रग ऑफ अब्यूज़ है, यूफोरिया कॉज कराती है यानी कि आपको एक इंटेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस देती है यूफोरिया, तो उस वजह से फिर कुछ लोग इसको एज अ ड्रग अब्यूज़ यूज़ करने लग जाते हैं। और हाई डोजेस पर एक्साइटमेंट कराती है। अब इसका ये सारे इसके एक्शन हैं, इसके इफेक्ट्स हैं, बट हमारे लिए थेरेप्यूटिक कौन कौन से हैं, मोशन सिकनेस के अंदर देंगे, ठीक है, 3 दिनों तक इसका इफेक्ट रहेगा। पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया वॉमिटिंग, क्योंकि मोशन सिकनेस के अंदर भी तो ये नोज़िया वॉमिटिंग हो रही होती है, तो अगर ये उसको स्कोपोलामाइन ट्रैवलिंग या मोशन सिकनेस के दौरान अगर नोज़िया वॉमिटिंग ट्रीट करिए तो हम इसको पोस्ट ऑपरेटिव में भी दे सकते हैं, जब आपको सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से या ड्रग्स की वजह से जो है नोज़िया वॉमिटिंग हो रही हो। उसके बाद प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के अंदर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये सेडेशन कॉज करती है थेरेप्यूटिक डोजेस पर, तो इसलिए हम इसको एनेस्थीसिया के साथ भी दे सकते हैं। उसके पास स्कोपोलामाइन जो है इसके थेरेप्यूटिक डोजेस पर सीएनएस इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, वही हेलुसिनेशन कॉज करती है, सिडेशन होती है इसकी वजह से, और ये ड्रग ऑफ अब्यूज़ है। उसके बाद हम कुछ बल्कि तीन एक कैटेगरीज हैं जिसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स आती हैं, तो वो हमने याद करनी है। अब उसके अंदर सबसे पहली हैं रेस्पिरेटरी की। रेस्पिरेटरी के अंदर भी 2 क्लासेस आनी है, एक होंगी लॉन्ग एक्टिंग और एक होंगी शॉर्ट एक्टिंग, लेकिन इसकी मेन बस 4 ड्रग्स हैं। ये क्वाटरनरी अमाइन है, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर नहीं जाएंगी, इनहेलेशन रूट से हम इनको देंगे, और इसके अंदर 4 ड्रग्स हैं, इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, ग्लाइकोपाइरोलेट और एक्लिडिनियम। अब ये आप यहाँ पे भी इनको याद कर लो, ठीक है, एज ए एंटी मस्कुरिनिक, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं जब उनकी एक्टिवेशन होती है तो वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। तो अगर हम एंटी मस्कुरिनिक ड्रग्स दे रहे हैं तो फिर वो क्या कराएंगे, वो ब्रोंको डायलेशन कराएंगी। तो जो ड्रग्स ब्रोंको डायलेशन कराती हैं हम उनको अस्थमा और सीओपीडी के अंदर दे सकते हैं। तो एंटी मस्कुरिनिक ड्रग्स जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर यूज़ हो सकती हैं वो कौन कौन सी हैं, इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, ग्लाइकोपाइरोलेट और एक्लिडिनियम। इनमें से जो फर्स्ट है ना वो शॉर्ट एक्टिंग है, बाकी तीनों जो हैं वो लॉन्ग एक्टिंग है। ये जो है ये क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है तो ये एक्यूट कंडीशन के अंदर यूज़ होगी, ठीक है, और जो बाकी हैं टायोट्रोपियम वो क्रॉनिक कंडीशन के अंदर यूज़ होंगी। ये सारी सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर यूज़ होंगी। तो क्योंकि जो शॉर्ट एक्टिंग होगी उसका जल्दी इफेक्ट आएगा, तो इसलिए हम उसको एक्यूट कंडीशंस के अंदर देंगे। ये बस याद रखें कि रेस्पिरेटरी एंटी मस्कुरिनिक ड्रग्स कौन सी हैं, इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, ग्लाइकोपाइरोलेट और एक्लिडिनियम सॉरी। इनमें से सिर्फ इप्राट्रोपियम है जो शॉर्ट एक्टिंग है, वो एक्यूट अस्थमा के अंदर यूज़ होगी, और जो बाकी तीनों हैं वो लॉन्ग एक्टिंग है और वो सीओपीडी के अंदर यूज़ होंगी। इसके बाद है
ऑप्थेल्मिक एंड मस्कुलिनिक। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ऑप्थेल्मिक जो एट्रोपिन है वो साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट भी देती है, वो मिडरियाटिक इफेक्ट भी देती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्थेल्मिक एंटी मस्कुलिनिक जो है वो मिडरियाटिक इफेक्ट भी दे रही है, साइक्लोप्लेजिक भी। बट हम इन ड्रग्स को क्यों यूज़ करते हैं, एट्रोपिन को इतना प्रेफर क्यों नहीं करते, क्योंकि वो उसका ड्यूरेशन लॉन्ग है, उसका 2 हफ्तों तक रहता है, 1 वीक टू 2 वीक रहता है। लेकिन ये जो है इनका 6 to 2 आवर्स तक रहता है। इस वजह से हम ये वाली ड्रग्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब एट्रोपिन है, उसका ये टाइम पीरियड है। होमाट्रोपिन है, उसका भी 3 दिन तक रहता है। बट जो साइक्लोपेंटोलेट है उसका 24 आवर्स का होता है स्पेसिफिकली, और ट्रोपिकामाइड जो होती है उसका 1 आवर तक होता है स्पेसिफिकली। तो इसलिए हम जब आपने रिफ्रैक्शन मेजरमेंट लेनी हो किसी पेशेंट की या ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करनी हो, तो आप उसके अंदर साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये हम ड्रग्स दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग्स हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर की। हमने पढ़ा था कि जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूरिनेशन कराते हैं। तो अगर उनकी आपके मस्कुलिनिक रिसेप्टर ज़्यादा ही एक्टिवेट हुए हैं और ज़्यादा ही यूरिनेशन करा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई आपकी यूरिनेशन की या अर्जेंसी ज़्यादा हो गई है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए हम एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स देंगे। तो हम कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के अंदर, जिन पेशेंट्स का ब्लैडर ज़्यादा एक्टिव होता है, उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो उनके लिए हम उनकी एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स उनको देंगे ताकि उनके जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएँ और उनको बार बार यूरिनेशन के प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। तो उसके अंदर हम उनको देंगे ऑक्सीब्यूटाइनिन, डेरिफेनासिन, सॉलिफेनासिन, ट्रोस्पियम। ये बस 4 याद कर लें, बाकी 2 स्किप भी करें तो इट्स ओके। ये सारी की सारी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती हैं सिवाय ट्रोस्पियम के, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, हम इसको डिमेंशिया के पेशेंट्स के अंदर दे सकते हैं। अब जब आप ये सारी ड्रग्स देंगे तो इनमें से बस आपने ये याद रखना कि ओवर एक्टिव ब्लैडर की ड्रग्स कौन सी हैं, ऑक्सीब्यूटाइनिन, डेरिफेनासिन, सॉलिफेनासिन और ट्रोस्पियम। बाकी आपने इनकी डोजिंग याद रखनी है कि जो ओके ये टॉपिकली यूज़ होगी ऑक्सीब्यूटाइनिन, ठीक है। और जो होती है ट्रोस्पियम वो हम डिमेंशिया के पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये CNS इफेक्ट कम देगी, क्योंकि ये क्वाटर्नरी है माइन है, तो इस वजह से ये क्या करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस ही नहीं करेगी, CNS के अंदर जाएगी नहीं, तो फिर क्या होगा, उससे उससे CNS के इफ़ेक्ट्स कम आएंगे और डिमेंशिया के पेशेंट्स की जो कंडीशन होगी वो इतनी वर्स्ट नहीं होगी। ट्रोस्पियम को उन्होंने ये डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद पार्किंसन की ड्रग्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन आ जाता है कि एंटी पार्किंसन ड्रग, वैसे तो ये CNS के अंदर अलग से चैप्टर है बट इट्स ओके। बेंजोट्राइपिन और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, ठीक है, ये 2 ड्रग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती हैं कि ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं और उससे क्या होता है कि उससे जो पार्किंसनिज्म के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो ट्रिमर्स पड़ रहे होते हैं पेशेंट को, उनका जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो ज़्यादा ही एक्टिवेट हुए होते हैं और उनका मोटर कंट्रोल लूज़ हो जाता है और उस वजह से उनको ट्रेमर्स होने लग जाते हैं। तो उस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो समहाउ ट्रीट हो जाते हैं। उसके बाद ये सारे रिवीजन है, ठीक है, ये रिवीजन का सारा टेबल है, इसके अंदर एट्रोपिन दी हुई है, ये मस्कुलिनिक है, ठीक है, नॉन सिलेक्टिव है। मस्कुलिनिक का मतलब सारे मस्कुलिनिक पे एक्ट करेगी। स्कोपोलामाइन जो है ये भी नॉन सिलेक्टिव है। इप्रोट्रोपियम, टायोट्रोपियम, ये दोनों रेस्पिरेटरी की ड्रग्स हैं। ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट, ये दोनों ऑप्थेल्मिक की ड्रग्स हैं। ट्रोपेजियम, डोरिफेंसिलिन, ये सारी जो हैं ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की ड्रग्स हैं। और ये जो लास्ट वाली हैं ये वाली, ये पार्किंसन की ड्रग्स हैं। ओके होगा। उसके बाद हम देखते हैं जी गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स को। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में वो वाली ड्रग्स आएंगी जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स को जो ड्रग ब्लॉक करेंगी वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होंगी। अब गैंग्लियन जो होते हैं हमें पता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर भी होता है और सिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर पड़े होते हैं। तो जो ये वाली ड्रग्स होंगी ये नॉन सिलेक्टिव होती हैं, तो ये जहाँ जहाँ इनको निकोटिनिक रिसेप्टर्स दिखेंगे ये उनको ब्लॉक कर देंगे। इन्होंने नहीं देखना कि वो पैरासिम्पैथेटिक हैं या सिम्पैथेटिक हैं, इसलिए हम इनको मेडिसिन में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारा
पैरासिम्पथेटिक सिस्टम वाला इफेक्ट आएगा कि सिंपथेटिक वाला आएगा। हो सकता है पेशेंट पहले जो कोलिनरी क्राइसिस में गया हो, आप उसको गैंग्लियोनिक ब्लॉकर दे दो, निकोटीन दे दो, तो फिर उससे क्या होगा, उससे उस पेशेंट के और वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता क्लिनिकली। ठीक है, और इसके अंदर और कोई इतना ख़ास नहीं है करने वाला। यस, इनकी सिलेक्टिविटी नहीं होती है, दोनों डिवीजन्स यानी कि सिंपैथेटिक को और पैरासिम्पैथेटिक को, दोनों को ये ब्लॉक करते हैं। उसके बाद है इसके अंदर ये तीनों ड्रग्स हैं, हेक्सामेथोनियम, मैकेमाइलामाइन एंड ट्राइमेथाफेन, जिसकी प्रोटोटाइप्स हैं निकोटीन की। ठीक है, ये जाके आपके CNS को भी इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद ये पहले यूज़ होती थी हाइपरटेंशन वगैरह में, बट अब नहीं होती हैं। मैकेनिज़्म इनका वही है कि ये निकोटीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी गैंग्लिया के अंदर, और उसके बाद ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों डिवीजन्स को ब्लॉक करेंगी। तो नेट इफेक्ट जो होता है वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है, और वो इफ़ेक्ट वही आएगा कि अगर वो ऐसे ऑर्गन पे जाके इफ़ेक्ट कर रही हैं जिस ऑर्गन के अंदर सिंपैथेटिक की एक्टिवेशन ज़्यादा है। ठीक है, जिसको सिंपैथेटिक सिस्टम की जो स्टिमुलेशन है वो जा रही है, तो फिर उस ऑर्गन के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम जो होगा वो डाउन चला जाएगा, वो शट हो जाएगा। और ऐसे ऑर्गन जहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिवेशन ज़्यादा है, वहाँ पर अगर आप निकोटीन देंगे तो फिर उस ऑर्गन, उस स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर पैरासिम्पैथेटिक जो इनर्वेशन होगी वो डाउन चली जाएगी। तो इसलिए इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गन। उसके बाद हार्ट पे इनका क्या इफेक्ट होता है, टैकीकार्डिया कराती हैं, तो मतलब पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक करेगी, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करा रहा था, वो तो ब्रैडीकार्डिया करा रहा था। ठीक है, तो अगर आप पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर दोगे तो फिर क्या होगा, फिर टैकीकार्डिया होगा उस पेशेंट को। ब्लड वेसल्स के अंदर ये वेजो डायलेशन कराएंगे। ठीक है, तो मतलब सिंपैथेटिक ब्लॉक होगा, सिंपैथेटिक ब्लॉक होगा तो वेजो डायलेशन होगी, जब आपके अल्फा रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो। उसके बाद आइज़ के अंदर इनका इफेक्ट क्या आएगा, मिड्रियाटिक इफेक्ट आएगा। ठीक है, मिड्रियाटिक इफेक्ट तभी आता है जब आप कोई पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग देते हो, जैसे कि आप एट्रोपिन देते हो या आप ट्रोपिकामाइड वगैरह देते हो। उसके बाद गट के ऊपर क्या आएगा, कॉन्स्टिपेशन कराएंगी, मोटिलिटी कम कराएंगी और पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक आएगा। ब्लैडर के अंदर यूरिनरी रिटेंशन कराएंगी, यूरिनेशन नहीं होने देंगी, तो वो क्या है, वो एक पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है, उसको ब्लॉक करेंगे, सॉरी। उसके बाद जेनिटेलिया के अंदर इजैकुलेशन को इम्पेयर करेंगी और इरेक्शन दोनों को। उसके बाद सिलाइवेशन, आइज़, ये सारा वही है। तो निकोटीन जो होता है इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट मस्कुलिनिक एंड गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स।